सभी को नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ आज है श्रवण जी और हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं यूपीएससी का फॉर्म कैसे भरना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना है। विशेषकर जैसे बच्चों को पता नहीं होता हॉबीज़ कैसे भरनी होती है, या जो सर्विस से हम भरते हैं इसमें उसके बारे में पता नहीं होता। छोटी छोटी बातें होते हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। तो श्रवण जी आप स्टार्ट कीजिए। तो 1 बाय 1 अपन फॉर्म फिल करेंगे। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी या आपको फेस हो रहेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अपन को भरना है। तो सबसे पहले तो ये जैसे कि ये लाइन चली रही है कि आईएफएस और सीएससी का आवेदन की विंडो है वो 4 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 6 बजे तक है। तो इसलिए उसका वेट मत करो, जल्दी से भरना स्टार्ट करो ताकि कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो तो किसी से डिस्कस करके उनको रिजोल्व कर लो, ताकि लास्ट में आपको परेशान नहीं होना पड़े। तो आपको जाना है upconline.nic.in जो वेबसाइट है उस पर जाना है। उस पर जाके आप ये फॉर्म भर सकते हो। सबसे पहले आपको रजिस्टर यहाँ पे करना होगा। और आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं श्रवण जी के बारे में बता देता हूँ। श्रवण जी यूपीएससी में फाइनल सेलेक्टेड है 2 बार, और अभी अपने जो अपने ऐप है उस पर सीसेट पढ़ा रहे हैं लाइव बैच, जो आज से स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि हिंदी माध्यम को चैलेंज करता है सीसेट, तो हमने कोशिश की कि जैसे श्रवण जी आईआईटी से पास आउट है, मैथ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये हमने शुरू किया है। साथ में प्री मेंटरशिप भी, जिसमें प्री के 40-50 मिनी टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे। आप अपने ऐप पे जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन को इस पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले अकाउंट बना लेते हैं अपन। तो अकाउंट में ये वाला जो आएगी विंडो, तो उसमें अपन को यहाँ पे क्लिक करना है और फिर प्रोसीड टू अकाउंट। फिर अपन को यहाँ पे अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर है, वहाँ पे ओटीपी आएंगे, तो इनको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी लगानी है दोनों पे, और यहाँ पे अपने को अपना कैप्चा लगाना है। आपकी जो रियल आपकी ईमेल आईडी वही लगाना, क्योंकि इसमें आपको ओटीपी भी डालने पड़ेंगे और ये आगे भी काम आता है। यूपीएससी आपसे कोई भी आगे जाके ईमेल बहुत काम आती है, तो ईमेल सही से भरना। ईमेल मायने रखता है। अच्छा, अपन देखते हैं, अपन इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे भी कई बार ईमेल से वो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ईमेल भी थोड़ी सही होनी चाहिए। आपका क्या विचार है इसको लेकर? हाँ, वो तो वही है कि जो डेप में लिखा रहता है कुछ भी दिमाग में आ जाए तो क्वेश्चन तो हो ही सकता है। हाँ। लेकिन वही है कि अपनी खुद की रियल आईडी है तो वही भरना हाँ, चाहिए, फॉर्म ज्यादा भरते नहीं समय सोचना हम चाहिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो आगे जाके मतलब दिक्कत नहीं हाँ, होती है। मतलब किसी भी वर्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बाकी यदि आपकी कहीं पे प्रॉब्लम भी होती है बाद में, तो इसी पे ईमेल आईडी पे जो यूपीएससी है वो अपन को मैसेज भेजती है। तो ये चीज़ सक्सेसफुल हो गई है, ओटीपी भेज दिया गया है। तो अब ओटीपी डालेंगे अपन यहाँ। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई है। अब अपन को मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे अपन, जो अपने मोबाइल नंबर है जहाँ पे अपने मैसेज आता है। ये हो गया मोबाइल नंबर भी। तो ये अपना जो अकाउंट है अभी इसमें अपन को पासवर्ड बनाना है। तो इस पे अपना पासवर्ड में ये जो इंस्ट्रक्शन है कि 8 कैरेक्टर होना चाहिए, एक बड़ा एक छोटा एक। ये पासवर्ड क्रिएट हो गया अपने। तो इस तरीके से अपना अकाउंट बन जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है कि अकाउंट बना लेंगे, फिर वही आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब इसको लॉगिन करना है अपन को। आपका पहला जो हार्ड काम था वो हो गया है। बच्चे बोलते हैं रजिस्टर कैसे करें, रजिस्टर हो गया है, देख लो सिंपल तरीके से। तो अब ये 3 तरीके हैं इसको लॉगिन करने के। तो सबसे इजी मोबाइल वाइल रहेगा, मोबाइल पे अपना ओटीपी आ जाएगा। तो वही जो अभी मोबाइल नंबर लगाए वो लगाने हैं, यहाँ कैप्चा लगाना है। तो फिर वापस ओटीपी आएगा, क्योंकि अब लॉगिन हो रहा है। तो हर बार जब भी हम लॉगिन करेंगे ना, तो फिर हमारे को ओटीपी है वो लगाने पड़ेंगे। चलो जी, अपना पहला काम हो गया। तो देखो पहले यहाँ पे वो आ रहा था, अब ये चेंज हो गया। तो इसको बाद में यदि अपन को चेंज करना होता है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो अपना अकाउंट बन चुका है। अब मेन चीज़ है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है, ये अपन को करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है ना, वो ध्यान से पढ़ सकते हो। उनका यूपीएससी ने शायद इमेज के माध्यम से समझाया भी होगा इसको ना। जैसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन की थे। बात करें तो कि नाम अपन को कैसे, जैसे 3 वर्ड का नाम हो तो ऐसे तीनों आ जाएंगे, फर्स्ट मिडल लास्ट। यदि 2 का है तो फर्स्ट और लास्ट में, और 1 हो तो यहाँ पे। फिर इसमें अपन को जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम। और यदि किसी का नाम चेंज हुआ है तो इसका भी एक परफॉर्म आता है, तो वो गैजेट डॉक्यूमेंट है, वो भी अपन साथ में लगा सकते हैं। इसके अलावा ये मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, तो इसमें भी अपन को यही भरना है, बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर। तो वही जो अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ में रख लो, ताकि उसकी जो डेट या जो नंबर लिखने हैं तो जल्दी जल्दी से अपन लिख लें। फाइल साइज भी कर लेना सेट। तो ये आप गूगल से भी कर सकते हो कन्वर्टर से, 50 KB से 300 KB के बीच में। और फिर ये आधार और मोबाइल नंबर है। तो ये सब चीज़ें करेंगे। तो अब चलते हैं आगे। इसमें एक बच्चों को इश्यू आ रहा है, कहीं कि आधार में नाम अलग है, डॉक्यूमेंट में अलग है, तो क्या अदर जो वैलिड गवर्नमेंट आईडी जैसे लिख रखा है वो भी यूज कर सकते हैं? वोटर आईडी, पैन कार्ड है ना? हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन आधार मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी है, और गवर्नमेंट भी आधार है उसको ही ज़्यादा वो कर रही है। यदि ये नहीं हो तो दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि उसमें थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ेगी अपन को। तो यहाँ पे अब नाम करना है अपन को।
तो यहाँ पे अपन नाम लिख देंगे अपना, और नाम वही है कि जो अपना 10th में और आधार कार्ड वो सेम ही रहना चाहिए। तो फिर इसमें अपन वो कर देंगे कि सेम ही, और यदि सेम नहीं हो तो फिर अपन को एफिडेविट वो लगाना पड़ेगा। तो उसका भी परफॉर्मा यूपीएससी की वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो वहाँ से अपन कर सकते हैं। इसके बाद में वही है कि जो 10th क्लास मेट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट बोर्ड है सर्टिफिकेट, तो वही वहाँ पे नाम वही मिडिल नेम लास्ट नेम जो अभी पहले किया था। तो जेंडर मेल भर देंगे, मेल फीमेल जो भी इसको। तो यूपीएससी इस बार हर चीज़ को कंफर्म करा रही है बार बार, ताकि कुछ चीज़ गलत नहीं भरे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, फिर फादर्स नेम, मदर्स फुल नेम, और फिर अपन कर देंगे नेक्स्ट एंड रिव्यू। तो एक बार हम फिल कर लेते हैं इसको भी, ताकि अपन अगली वाली चीज़ पे आ जाए, आधार और फोटो आईडी पे। ओके, फिर अपन को आधार कार्ड इशू किया गया है या नहीं किया गया है, तो इसमें ऑप्शन आ रहे हैं अलग अलग। तो यदि अपन आधार से करना चाहते हैं तो वही है कि, और कॉन्सेंट भी मांग रहा है, कॉन्सेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। वर्चुअल आईडी से भी कर सकते हो, और इधर यदि आधार से नहीं करना चाहते हो, किसी और से करना चाहते हो तो वो भी कर लो। तो आई थिंक आधार ही सबसे ज़्यादा ठीक है वैसे, तो आधार वाला करते हैं। फिर इसमें अपन को आधार नंबर लगाने हैं, और फिर कैप्चा लगाने हैं, फिर आधार के लिए ओटीपी आएगा मोबाइल पे, फिर वो ओटीपी हमारे को लगाने हैं। चलो जी, ये वाली चीज़ डाटा प्रोसेस सक्सेसफुली। तो ये आधार कार्ड का हो गया। फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू करना है इसमें भी, तो इसको फिर फुल नेम ये है, फिर इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट ये डिटेल, तो यस सबमिट करना चाहते हो तो वही प्रोसीड। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू विथ, वही बार बार अपन से कॉन्सेंट मांगते रहेंगे। तो अब इसको रिव्यू हो गया, तो इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब ये पूछ रहे हैं मेट्रिकुलेशन बोर्ड के बारे में, कि आपने जो 10th क्लास है वो बाहर से की है या इंडिया से की है। तो जिसने बाहर से की है तो वो बाहर वाला भी भर सकते हैं। तो इंडिया करेंगे, फिर वही करेंगे कि यहाँ पे अपन को भरना है कि कौन से स्टेट से पास आउट किया है। यहाँ पे अपन को भरना है सेलेक्ट, वही इस चीज़ को वापस कंफर्म करना है। इधर बोर्ड का नाम लिख देंगे, यहाँ पे कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे अपना रोल नंबर, और यहाँ पे कब इशू किया गया है वो डेट लिखी हुई। तो अपनी जो 10th की मार्कशीट है उसको साथ में रख लो। फिर वही है कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, परसेंटेज, तो वो सब, और अपना स्कूल का नाम है वो लिखना है। और अपने स्कूल का UDISC कोड है, तो गूगल से अपन डायरेक्ट अपनी स्कूल को सर्च करेंगे तो उसका जो UDISC कोड है वो आ जाएगा। और मान लो किसी का आ ही नहीं रहा हो, कोई स्कूल बंद हो गई तो उसका तो आएगा, हर चीज़ का डाटा होता है। बाकी अपन यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, यदि हमारे को नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे भी अपन सर्च कर सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट है। बाकी PDF फाइल जैसे कितनी MB तक होनी चाहिए? फिर अपन को यहाँ पे अपन को 10th की जो अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो ये फाइल साइज़ देख लो, पहले 50 से लेके 300 KB के बीच में, और फाइल का फॉर्मेट PDF में होना चाहिए। और एक ज़रूरी बात यह है कि यही नाम होना चाहिए अपनी फाइल का, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। बोर्ड बीच में ये, और ये सर्टिफिकेट, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो ऐसे नाम जो नाम मांग रहा है वही लिखेंगे तभी ये एक्सेप्ट करेगा। तभी कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो ये नाम उनका एरर कर रहा है फिर, है ना? क्योंकि वो सेम नाम नहीं लिखेंगे तो फिर एरर आएगी उसमें। तो डिटेल हमने भर दी है, और फिर अब यहाँ पे टिक लगाते हैं, और फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू में देख लेना एक बार, यदि एडिट करना हो तो एडिट कर लेना, फिर हम सबमिट कर देंगे, फिर यस करना है, और ये चीज़ होगी अपनी सक्सेसफुली। तो इतना अपना भर चुके हैं, फिर इसको लॉक एंड सबमिट कर दो, और आप एक बार चेक कर लो कहीं पे गलती हो तो, ताकि गलती नहीं आ रहे। फिर ये अपडेट नहीं होगी बाद में, सीधा सीधा ये बोल रहा है कि एक बार यदि आपने ये लॉक कर दी, डिटेल फील्ड सो फार कैन नॉट बी अपडेटेड लेटर। तो इसको सावधानी से करना, 2 बार 4 बार चेक कर लेना कि कहीं पे गलती नहीं हो जाए, क्योंकि ये बाद में अपडेट नहीं होने वाली। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमने ये कर दिया, गलतियाँ होगी। तो आराम से कितना मौका दे रहा है आपको, ध्यान से भर लो, क्या दिक्कत है? सोच समझ के भर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यूपीएससी खुद बोल रही है कि ये चीज़ अपडेट नहीं होने वाली है, तो इसको ध्यान से ही भरना, रुक जाना चाहिए 1-2 दिन, आराम से वीडियो देख लेना। ये भी अपडेट नहीं होने वाला है डाटा, तो यस प्रोसीड करते हैं। तो ये अपनी पर्सनल प्रोफाइल आ चुकी है अब। तो ऐसे ही अब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन अपना हो गया है। अब अपन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, इसमें ये सब चीज़ें हैं।
पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट की, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, डिसेबिलिटी, एड्रेस, एजुकेशन प्रोफाइल, एम्प्लॉयमेंट, अचीवमेंट, पहला यूपीएससी में क्या अपना एक्सपीरियंस रहा है, फोटो सिग्नेचर, ये सब मॉड्यूल अपन को भरने हैं। तो इसमें वही नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया कर देंगे, माइनॉरिटी स्टेटस है या नहीं है वो भर देंगे, मदर टंग है वो भर देंगे, और यहाँ पे अपना स्टेट, सेलेक्ट स्टेट ऑफ डोमिसाइल है वो अपन को भरना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस भर देना है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे है, इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ये भर देंगे, कंट्री भर देंगे और एड्रेस भर देंगे और प्लेस ऑफ बर्थ का। और अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो इन पे स्टार है नहीं, यदि आपको भरना है तो आप भर सकते हो और फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू कर सकते हो। फिर अगला पेरेंट की प्रोफाइल है वो भरनी है, तो कुछ डाटा तो नाम तो पहले से आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्टेटस भर देंगे, यहाँ पे ऑक्यूपेशन भरना है और यहाँ पे नेशनलिटी भरना है। फिर यही चीज़ अपन को मदर्स डिटेल में करना है, नेम, स्टेटस, ऑक्यूपेशन और नेशनलिटी, फिर इसको नेक्स्ट एंड रिव्यू करना है। फिर सोशल कैटेगरी प्रोफाइल है तो वो भरना है कि सेलेक्ट द कम्युनिटी, तो यहाँ पे आप कौन सा एससी, अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी भरना है, ईडब्ल्यूएस वो भर देंगे। फिर बिलोंग टू क्रीमी लेयर, यस या नो है वो भर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसमें लेकर कंफ्यूजन रहते हैं कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो या नॉन क्रीमी लेयर से, तो नो भरना है इसमें। हाँ, तो नो यहाँ पे अपन को भरना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, तभी अपन को ओबीसी का बेनिफिट मिल पाएगा। और आपका सर्टिफिकेट ओबीसी का ध्यान रखना नया बना होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद में। कई बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर ये आईटीआर वाला सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा यहाँ पे, तो इनकम सर्टिफिकेट तो नहीं मांग रहा है, वो तो आपको ओबीसी का मांग रहा है। और ओबीसी सर्टिफिकेट जब बनाते हैं, जैसे मुझे अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना हो तो उससे पहले मैं अपना जो इनकम प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो है वो बनाते हैं और उसी के माध्यम से आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल आपको ओबीसी का ही लगाना है। यहाँ पे एक ओबीसी का लगाना है, वो जब बना रहे होंगे तब अपन को इनकम का लगाना पड़ेगा, बाकी साइन वाइन कराने पड़ेंगे। और आप इमित तरह वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ओबीसी वाले में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कई लोग कंफ्यूज करते हैं इसको लेकर, है ना। तो जैसे आपके पेरेंट्स यदि सर्विसेज में है तो आपका क्राइटेरिया इनकम का नहीं होगा, वहाँ सर्विसेज क्राइटेरिया होगा। जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं जिनकी जॉब मान लो 40 साल से पहले यदि वो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में है, ऐसा ही मामला ना, तो वो उसमें नॉन क्रिमिनल में आएंगे। हाँ, और कुछ में वो भी रहता है कि कब प्रमोशन हुआ है, 40 के पहले हुआ है, 40 के बाद में हुआ है। और जैसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हो तो आपके लिए फिर नॉन क्रिमिनल में आएगा मामला, क्योंकि एग्रीकल्चर उसमें इनकम टैक्स में काउंट नहीं होता है। तो कहीं इनकम का क्राइटेरिया होता है बिजनेस में, या जो कई जॉब ऐसे होते हैं उनमें 8 लाख से ऊपर वाला होता है। तो कंफ्यूज मत करना अपने पेरेंट्स की इनकम को लेकर। बहुत सारे जो स्टूडेंट जो मतलब विशेषकर जो गर्ल्स है जिनकी शादी हो चुकी है, वो भी क्वेश्चन ये कर रहे थे कि सर हमें जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना है ससुराल पक्ष से बनेगा या पेरेंट्स वाले से बनेगा। तो पेरेंट्स की इनकम से ही काउंट होता है, याद रखना हमेशा। और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में भी ध्यान रखना। और एक और ध्यान रखना, कई बच्चे इतनी बड़ी गलती करते हैं, अपने कुछ दोस्त थे उन्होंने गलती की थी, जैसे अपना सेंटर का ओबीसी का सर्टिफिकेट अलग बनता है, उन्होंने स्टेट वाला लगा दिया, तो उस साल वो सर्विस मिली लेकिन उनको ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिला। और एक गलती की करंट वाला नहीं बनाते हैं, पहले वाला ही लगा देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती रहती है। तो ओबीसी का तो हर साल अपन को बनवाना ही पड़ता है, तो वो गलती आपको नहीं करनी दोनों चाहिए। में, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में, दोनों का 1 अप्रैल 2025 के बाद बना होना चाहिए। और दोनों में शायद सेंटर का अलग होता है ना, वो स्टेट का अलग होता है। जैसे हमें ईडब्ल्यूएस में भी कंफर्म किया है, जिनसे जो विद्यार्थी यूपीसी का फॉर्म भरते हैं उन्होंने कहा है कि उस पर साफ लिखा होता है कि सेंटर एग्जाम के लिए है। अभी जैसे हमने राजस्थान ईडब्ल्यूएस के एक एस्पिरेंट का देखा तो उस पर साफ लिखा हुआ था कि ये सेंट्रल एग्जाम्स के लिए है, रिकॉग्नाइज होगा। हाँ उसके लिए रिकॉग्नाइज होगा। जैसे ओबीसी वाले में हमारे वाले स्टेट के लिए अलग लिखा था और सेंटर के लिए। अब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सेंट्रल वाला कहाँ बनेगा, वो वही बनता है आपके तहसील कार्यालय में, एसडीएम के ही साइन होते हैं, एक ही जगह से बनता है आपके। जैसे राजस्थान में क्या है, हमारे यहाँ ई मित्र होते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज वाली शॉप होती है, उस पर जाके बनाते हैं, हर गाँव में होती है, उसमें जाके हम फॉर्म भरते हैं और हमारा 7 दिन के अंदर बन के आ जाता है। वैसे हर स्टेट में आजकल ये हो गया है, एमपी यूपी सब जगह आपकी देखना, जो गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज जो लोक सेवाएँ हमारे को मिलती है उसकी वेबसाइट पर जाके, या आपके जो सीएससी सेंटर होते हैं बहुत सारे ऐसे, वहाँ पे जाके भर सकते हैं। और फिर वही क्रीमी लेयर नहीं है, फिर वही है कि जब नो आएगा तो फिर अपन को सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी एसडीएम, उनका डिजाइनेशन लिखना है, स्टेट कौन सा है, उनका एड्रेस भी भरना है, जहाँ पे अपन रहते हैं तो वहीं के एसडीएम, ऐसा कुछ आएगा इसमें। और सारा उसमें लिखा होगा, आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें कौन सा एसडीएम है, क्या उनका एसडीएम, उनकी जानकारी जो भी है। और एक इंपॉर्टेंट आता है कि ये सर्टिफिकेट नंबर कौन से होते हैं, ये काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो ये नंबर कौन से होते हैं, कहाँ लिखा होगा? सर्टिफिकेट नंबर तो उसके नीचे लिखे हुए रहते हैं, मतलब जब वो ओपन होता है हाँ, तो वहाँ पे लिखे हुए रहते हैं ये चीज़ तो। अच्छा, सर्टिफिकेट नंबर ध्यान से भरना उसको। हाँ, फिर एड्रेस भर देंगे, फिर डेट ऑफ इशू है तो जो अपना लास्ट डेट है फॉर्म भरने की उससे पहले का होना चाहिए।
हाँ, ये डेट ऑफ important इशू, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जैसे 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 24 फरवरी से पहले का, हाँ। अभी 2026 से पहले का, 24 फरवरी 2026 से पहले का होना चाहिए आपका। और यदि फादर इन सर्विस में है तो इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाई हिम, यदि रिटायर है तो लास्ट पोस्ट कौन सी थी, और ये चीज़ नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल अपन लिख देंगे। नेम ऑफ कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी, ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट में जो लिखा है वो भर देंगे। और उनका सीरियल नंबर है वो, यदि सीरियल नंबर नहीं पता है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आराम से। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है तो उसमें देख लो कि फाइल की साइज़ 50 से 300 KB होनी चाहिए, PDF में ही होनी चाहिए। और नाम क्या लिखना है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये भरना है। और शायद SC ST वाले का तो अपडेट नहीं चाहिए होगा ना, बिल्कुल नया वाला कुछ लिखा नहीं है उसमें ना। हाँ जनरली यही होता है। OBC EWS हर साल उसमें इनकम के हिसाब से बनता है, और वो तो आई थिंक मेरे हिसाब से एक बार ही बनता है SC ST। तो इस हिसाब से ये हम भर देंगे। फिर पैन कार्ड हो तो वही पैन कार्ड नंबर, फादर की आधार कार्ड नंबर, तो ये कंपलसरी है। यदि नो हो जाएगा तो अपन को डाटा डालना नहीं पड़ेगा, और यदि यस है तो फिर वो डाटा डाल देंगे और फिर यहाँ से टिक करके नेक्स्ट एंड रिव्यू कर देंगे। फिर डिसेबिलिटी जिनका PWD का है तो वो भी कि वेदर PWD कैंडिडेट हो या नहीं हो, तो नो तो नो, यस हो तो फिर यस। फिर उसमें ये है कि 40% क्राइटेरिया में आते हैं नहीं आते हैं, मान लो आते हैं तो फिर वही कि कितना परसेंटेज है, सर्टिफिकेट नंबर, कब इशू किया गया है, कौन सी अथॉरिटी ने किया है, ये सब चीज़ें आप आराम से भर लेना। और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट लगा देना। फिर फिजिकल लिमिटेशन है क्या लिखने की, फिर ये जो चीज़ें हैं ये अपन भर लेंगे और यहाँ से नेक्स्ट एंड रिव्यू कर लेंगे। फिर आता है एड्रेस का, तो अपन को एड्रेस है वो भी भरना है, सही से भरना है। तो इसमें वही हाउस नंबर, कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा विलेज है, उसका पिन कोड और पोस्ट ऑफिस है, ये भरना है। अब यदि आप सेम ही रखना चाहते हो परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस को, तो यहाँ पे यस, ये नहीं करना चाहते हो तो नो। और यदि अपन यस करेंगे तो ये वाला आई थिंक इधर सीधा ही आ जाएगा, वापस भरने की ज़रूरत अपन को नहीं पड़ेगी। और जनरली अपन यदि कुछ साल के लिए कहीं पे तैयारी करने जाते हैं फिर तो दोनों को सेम ही रख दो, अदरवाइज वही है कि दोनों को अपन को तैयार करना पड़ेगा। फिर अगला आता है एजुकेशन प्रोफाइल में, तो एजुकेशन इंडिया से है या बाहर से पढ़ के आए हो, तो इंडिया का अपन करेंगे तो क्वालिफिकेशन लेवल अपना क्या है, ग्रेजुएट है। इसमें एक पॉइंट काफ़ी आता है कि अपेयरिंग वाले इसको भर सकते हैं क्या, उसकी मार्कशीट नहीं होती कई बार, तो अपेयरिंग वाले तो भर सकते हैं। अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, हाँ, या जिनका ग्रेजुएशन हो गया उनके भी कईयों के मार्क्स रिलीज नहीं हुए तो वो भी अपेयरिंग में डाल सकते हैं, कैसे डालेंगे उसको? यदि ग्रेजुएशन हो गई है पूरी, हाँ, और यदि डिग्री नहीं आई है तो फिर वही अपीयरिंग में भर जाएगा मेरे हिसाब से। डिग्री नहीं आई, जैसे कई बार ऑनलाइन मार्कशीट आ जाती है तो उसको भी तो लगा सकते हैं ना। हाँ ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। हाँ, बाकी यूपीएससी इनको लेकर ज़्यादा इशू करता नहीं है उसमें। मतलब इंटरव्यू से पहले हमारे को जो डिग्री है वो होनी चाहिए अपने पास। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें भर लेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो अपने हिसाब से भर लेंगे जिनका क्वालिफिकेशन फिर वही है कि कंप्लीट हो गया, अपीयरिंग ये तो कंप्लीट हो ही गई होगी। हाँ, कौन से स्टेट से अपन ने किया है, फिर वही बोर्ड भरना है, स्कूल का नाम भरना है, यहाँ पे अपने सब्जेक्ट एक एक भर देंगे, 5-6 सब्जेक्ट जो भी है। यहाँ पे रोल नंबर, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन, कितने % मार्क्स मिले और कौन सी स्ट्रीम थी, हिंदी इंग्लिश, वो अपन भर लेंगे। फिर इसके अलावा फिर और ऐड करना है अपन को ग्रेजुएशन वाला, तो यहाँ पे अपन ऐड कर करके वो सब कर लेंगे। हाँ, इसमें जैसे पीजी वगैरह करके हो किसी ने पोस्ट या पीएचडी कर, ग्रेजुएशन का भी डालना है तो वो चीज़ें भी अपन यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, वो ऐड होते चला जाएगा। हाँ, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जैसे, तो जिसका एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट हैव यू ईयर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, तो नो में तो नेक्स्ट कर देंगे, यस करेंगे तो फिर ये डाटा अपन को फिलअप करना पड़ेगा कि किस तरीके की नेचर थी एम्प्लॉयमेंट की, मंथली इनकम कितनी थी, कब से कब तक आपने अब भी काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भरना है और कौन सी जगह है उसका एड्रेस भरना है। तो ये चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो यदि एक से जगह ज़्यादा जगह काम किया हो तो। इनको भी ध्यान से भरना, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में अपेयरिंग होंगे तो वहाँ पे उनके पास जो डेप होता है उसके अंदर ये भी दिखाई देता है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया, तो ध्यानपूर्वक भरना, स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। कई बार थोड़ा सा नुकसान होता है कि आप जो चीज़ कर रहे हो उसको गलत भर रहे हो, तो एकदम साफ सुथरा भरना, जो आपने किया है सही किया है तो वो दिखाना है इसके अंदर। फिर बात आती है अचीवमेंट की, तो डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट, नो में तो सीधा हो जाएगा, यस करेंगे तो फिर इसमें ये चीज़ें अपन को यस ही करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम होता है कि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनके पास जो डेप होगा, जैसे पूरा डेप ही इनके पास होता है, जैसे हम जानकारी लेके आए ना कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, किस स्ट्रीम में किया है, तो आपके इंटरव्यू में सवाल ही आपके इस डेप से होंगे। इसके अलावा जैसे
आपने कहाँ कहाँ जॉब किया, तो जॉब सही से भरना, क्योंकि आपको आपके इंटरव्यू में जॉब को लेकर आप काफ़ी बातें होगी उसमें, है ना, वो ध्यान से भरना। और ये प्राइज़ वाला ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या करके बताते हैं। तो प्राइज, मेडल और स्कॉलरशिप है, तो जनरली इसमें ये रहता है कि अपन को ग्रेजुएशन लेवल के भरने होते हैं। यदि वो नहीं हो तो स्कूल लेवल के भी अपन भर सकते हैं। लेकिन वही है कि यहाँ पे अपन को ब्लफ नहीं करना है। अदरवाइज वही है कि अपन एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ अपना कॉन्फिडेंस कम होगा, अपन कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाएंगे, फिर डर रहेगा। तो वही चीज़ें भरेंगे जहाँ पे अपन कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे बोल सकें, क्वेश्चनों के आंसर दे सकें। जैसे कोई 12th पास में उनको कोई स्कॉलरशिप मिली हो, आजकल एस्पायर मिलता है, जैसे राजस्थान में गार्गी कोई वो मिलती इसकी होती है, तो ऐसी चीज़ें भर सकते हैं यहाँ पे, है ना। हाँ, मतलब मेनली तो इसमें पहले लिखा हुआ आता था कि ग्रेजुएशन वाली ही भरनी है। अच्छा, लेकिन वही है कि यदि वो नहीं हो तो वो भी अपन इसमें भर वैसे सकते कोई हैं। सर्टिफिकेट तो कोई मांगता नहीं है ना? सर्टिफिकेट इनमें नहीं मांगते हैं। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। कई बार स्पोर्ट्स एनसीसी के अंदर क्या बनना चाहिए, जैसे मैंने स्कूल में क्रिकेट खेला हो, कोई वॉलीबॉल खेला हो, कबड्डी खेली, तो भरना चाहिए इसमें हाँ, स्कूल या कॉलेज में। वही प्लेइंग क्रिकेट एट स्कूल लेवल जो भी चीज़ है वो आराम से ईयर के ये साथ लिख देना, ध्यान रखना। कंपटीशन के साथ लिख देना। जैसे यहाँ पे आप 3 चीज़ भर रहे हो स्पोर्ट्स में, तो उसमें नंबर लगाना। नंबर 1 जैसे आपने प्लेइंग क्रिकेट एट स्कूल लेवल ऐसा लिखा, प्लेइंग वॉलीबॉल आपने किया है वहाँ पे। दूसरा जैसे आपने पार्टिसिपेट इन एनसीसी या एनएसएस, ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, तो ध्यान से भरना। जो भी चीज़ें आराम से भरो इनको, ये बहुत मायने रखता है यहाँ पे। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा विशेषकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेचारे पिछड़ जाते हैं, उनको कोई मतलब समझाता नहीं इन चीज़ों को लेकर, है ना, कि कैसे आपको डेप भरना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, आराम से भरो। इसमें भी प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप में आपके पास 3 है, तो उनको नंबर लगा के भर सकते हैं, शायद ऐसा कर सकते हैं ना। लेकिन ज़्यादा मत भरना, मेरे हिसाब से 2-2 भर दोगे तो आराम से सफिशिएंट रहेगा। अदरवाइज फिर अपन को तैयारी करने में परेशानी होगी, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो जो बड़ी चीज़ें हैं ना, वो बड़ी 2-2 लिख दोगे सब कॉलम में, तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा। तो क्वेश्चन पूछने के लिए भी स्कोप रहेगा और अपन अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाएंगे, उनका ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। फेवरेट पार्ट रहता है यूपीसी। कई बार जैसे मैंने भी 4 इंटरव्यू दिए, आपने 7 इंटरव्यू दे दिए, है ना, तो हमारा अनुभव तो ये कहता है कि कई बार तो ना पूरा इंटरव्यू लगभग चला जाता है। मेरा भी कई बार आधा इंटरव्यू हॉबीज पे, इन पे चला कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। जो बोलते हैं ना कि मेरा तो इंटरव्यू डेप बेस्ड था, तो वो डेप में सबसे बड़ी चीज़ यही रहती है। ये पूरा डेप अभी अच्छी बात है कि ये शुरू में बढ़ाने लगे। पहले इंट्रो से पहले भरवाते थे या मेंस के टाइम भरवाते थे, तो बच्चों को प्रिपेयर करने में टाइम नहीं मिलता था। अब उनको पता रहेगा कि अभी से हमने ये हॉबीज अपनी ये भरी है, तो आगे जब भी आप कोई न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, जैसे आपने क्रिकेट भरा है, तो क्रिकेट की न्यूज़ आप थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग से देखते रहना, बहुत मायने रखती है चीज़ें। एनसीसी आपने भरा है, तो एनसीसी के बारे में जब भी कोई घटना रहती है, तो वो जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। हालांकि इसमें देखो एडिट का ऑप्शन आता है बाद में इंटरव्यू से पहले, लेकिन पहले थोड़ा सा सावधानी से भरो, क्या पता यूपीएससी ये विंडो दे नहीं दे। जैसे कि पिछली बार ऐसे हुआ था कि इंटरव्यू के मीडियम को लेके कि बहुत सारों ने पहले हिंदी भर दिया, फिर बाद में एडिट का ऑप्शन आया नहीं, वो चाहते इंग्लिश में करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से भरना। जैसे पिछली बार तो ऐसे था कि इसको एडिट का ऑप्शन था, लेकिन अपन को कोशिश वही करनी चाहिए कि फिर बाद में अपन को पछताना नहीं पड़े। तो यहाँ पे प्राइस वही है कि प्राइस या स्कॉलरशिप, इसमें अपन को पूरी ईयर कौन से ईयर में मिली है वो आराम से सही से लिख दो। फिर यहाँ पे स्पोर्ट एनसीसी एनएस लिख देंगे। यहाँ पे अपन को लीडरशिप पोजीशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप हेड रहे हो तो वो वाली चीज़ें, या कोई कैप्टन रहे हो या टीम कॉलेज के। में आपने चुनाव लड़ा हो, या कुछ भी लीडरशिप क्वालिटी वाला दिखना चाहिए आपके पास हो, तो भरना चाहिए इसको। इसको नुकसान नहीं है नहीं भरने में। फिर वहीं पे ये अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट, ये इसको ही हॉबी बोलते हैं जनरली। तो जो आपकी हॉबी है वो आराम से भरो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो वो भी आप भर सकते हो, जरूरी नहीं कि वो हॉबी हो, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की पढ़ाई के अलावा क्या चीज़ें जिनमें आप इंटरेस्ट रखते हो, यदि वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप यदि कॉन्फिडेंट हो तो ये वाली चीज़ अच्छे से आपको भरनी चाहिए। यूपीसी में सबसे ज़्यादा ये उनका फेवरेट होता है, सबसे पहले जाते हैं अच्छा आपकी ये हॉबी है तो इस बारे में बताओ। और इसमें 1-2 हॉबी जरूर भरो, खाली मत छोड़ो बिल्कुल भी। 1-2 हॉबी होती है, जैसे अभी भर रहे हो ना तो टाइम डेवलप कर लोगे। जैसे आपकी कोई भी हॉबी नहीं, कई बच्चे बोलते हैं सर हमारे तो कोई हॉबी नहीं, हम क्या करें। तो जैसे आप हिंदी नॉवल पढ़ते हो, अच्छा इसका भरने का स्टाइल क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर जो वर्ड है ना वो सही भरना जरूरी। जैसे आप हिंदी की नॉवल पढ़ते हो तो वही लिखो कि मुझे हिंदी की नॉवल पढ़ना पसंद है, मुझे हिंदी मूवी देखना पसंद है। कई बच्चे क्या लिखते हैं, मूवीज़ लिख के छोड़ते हैं। मूवीज़ बनाते हो, वहाँ इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, मूवीज़ लिख दिया, आप बनाते हो या देखते हो, क्यों कन्फ्यूज करते हैं उनको। पर्टिकुलर वो वर्ड लिखो कि वाचिंग सोशल मूवीज, वाचिंग हिंदी मूवीज, लिसनिंग फोक सॉन्ग, कौन सा फोक सॉन्ग, लिसनिंग राजस्थानी फोक सॉन्ग, प्रॉपर वो वर्ड आना चाहिए इसमें। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे चीज़ें स्पेसिफिक लिखो, ऐसे ओपन मत लिखो कि क्वेश्चन पूछने का स्कोप बहुत ज़्यादा हो, ओपन एंडेड हो जाए। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा स्पेसिफिक लिख दोगे ना, तो उससे उनको पूछने वालों को भी ईजी रहेगा
और अपन चीज़ों को सही से प्रिपेयर कर पाएंगे। जैसे कि मूवी की बात की जाए तो पर्टिकुलर लिख दो कि कौन सी मूवी देखते हो, कौन सी करते हो, गानों में कौन सी सुनते हो, तो स्पेसिफिक लिख दोगे ना तो उससे आपका काम भी इजी हो जाएगा और उनका काम भी इजी हो जाएगा, अदरवाइज ये ओपन एंडेड रह जाएगा। जैसे मैं अपना पहला इंटरव्यू दे रहा था तो गलती से इसमें उतना पता नहीं था, उस समय 2014-15 की बात थी, तो मैंने इसमें क्रिकेट लिख दिया और मूवीज़ लिख दिया। तो वो जाते ही पहला ही उसका क्वेश्चन था, मूवी बनाते हो आप? नहीं कि सर तो आपने लिखा है मूवीज़, क्या मतलब है इसका? वो मतलब इरिटेट हो रहे थे उस बात को लेकर कि अच्छा। पर्टिकुलर लिखना चाहिए कि भाई वाचिंग हिंदी मूवी ऐसा कई बार करंट मूवीज़ मतलब समसामयिक मुद्दों पर देखना पसंद है, पर्टिकुलर वर्ड सही लिखना, उसको ध्यान रखना। और जैसे आप वॉलीबॉल खेलते हो तो प्लेइंग वॉलीबॉल एट स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे खेला हो वो या आप चीज भी ऊपर खेलते हो। लिख दिया करो हाँ कि कौन से लेवल पे अपन खेले हैं, लेकिन हाँ। यहीं पे कि प्लेइंग या जैसे गाने में है तो सिंगिंग करते हो या लिसनिंग करते हो, तो वो चीज लिख देना जैसे आप यहाँ पे। लास्ट ईयर क्या था इसमें, ये जो था लीडरशिप वाला था, इसमें मैंने भरा था कि मैं अपने स्कूल में कैप्टन रहा हूँ क्रिकेट का। हमने काफ़ी खेला है। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन उनका क्या था कि आपने क्या क्या बदलाव किए थे उस टाइम आप एज ए कैप्टन, मतलब कितना उन्होंने गहराई वाला उस समय पूछा। तो हम यदि गलती से भर दिया ना तो फिर आप वहाँ पे बौखला जाओगे ना, तो सही भरना है, अच्छी चीज़ें भरनी है। जैसे आप इसमें क्या भरते हो, हॉबीज में आपका क्या भरते हो जैसे नॉर्मली? पढ़ाने का होता है तो पढ़ाने का भर देता हूँ, तो जैसे उसमें मैथ्स आपने, पढ़ाने का, हाँ, तो उसमें वही क्वेश्चन आते हैं कि मैथ से क्यों डर लगता है। आपका सही स्पोर्ट्स भी क्या था, मतलब कबड्डी? कबड्डी तो जैसे हाँ। 2 इंटरव्यू में मेरे को पिछले में पहले नहीं पूछा था, लेकिन 2 में कबड्डी के बारे में भी पूछा है। जैसे गेम से आपको क्या सीखने को मिलता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी कैसी हेल्प करेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से अपन को भरना है। और एक चीज़ और इसमें देखिए, यदि आपकी थोड़ी रचनात्मक हॉबी है ना, उसका फ़ायदा मिलता है। जैसे अपने एक दोस्त है, उनका स्नेक रेस्क्यू वाला हॉबी था, तो उसका इंटरव्यू अच्छा गया, नंबर भी उनको 190 के आसपास मिले। रचनात्मक कहने का मतलब है जैसे आपको पता नहीं था, कई बार वो होती है लेकिन आप भरते नहीं हो। जैसे आपको बुंदेलखंडी जो फोक सॉन्ग सुनना पसंद है वो लिखो ना, या गाना पसंद है, कईयों को गाना पसंद होता है, राजस्थानी कोई फोक सॉन्ग आपको गाना पसंद है या सुनना पसंद है, आपको डांस क्लासिक डांस पसंद है, तो प्रॉपर वो वर्ड लिखना है। आप चाहते हो आपका इंटरव्यू आगे जाके अच्छा जाए, मतलब फालतू में बोर्ड को कंफ्यूज ना करो, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मुझे तो ऐसा लगता है डेप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला होता है, क्योंकि बाकी जो मेंबर होते हैं उनके पास समरी शीट होती है। तो समरी शीट में जैसे अपन फाइनल अपन सबमिट करते हैं, एक समरी शीट आती है, तो उसके अंदर यही आता है पूरा, आपका नाम आता है, आपने ग्रेजुएशन में पीजी में इनमें क्या किया, साथ में आपकी हॉबीज़ क्या है। तो जब बाकी जो मेंबर होते हैं उनके पास एक समरी शीट होती है, और जो चेयरपर्सन होता है उनके पास शायद पूरा डेप होता है, तो ऐसे उनका चलता है फिर। और बाकी ये भी हो सकता है कि इसको सेम ही रखें, ये तो है कि बाद में अपन को एडिट का ऑप्शन आएगा, लेकिन हो सकता है कि जो चेयरमैन है उनके पास पहले वाला भी और बाद वाला भी हो, तो वो हाँ। आपको पूछ ले कि पहले ये चीज़ थी और अब ये चीज़ थी, तो थोड़ा सा सावधानी से अपन को भरना है। लेकिन वही उतने ज़्यादा भी परेशान नहीं होना है कि अभी पूरी चीज़ें अपन रिसर्च करने लग जाएं क्या भरे क्या नहीं भरे, लेकिन जो भी चीज़ें हैं ब्लफ यहाँ पे अपन को नहीं करना है। कुछ चीज़ें जैसे कोई हॉबी अपन ने बाद में परस्यू की है तो वो आराम से लिख सकते हैं, बता भी सकते हैं। आगे है फिर आपने पहले भी कोई यूपीसी की एग्जाम्स दी है तो हाँ, उसको तो लेकर? इसमें यदि अपन यस करेंगे तो यहाँ हाँ। पे ये अपन को लिखना पड़ेगा कौन सी एग्ज़ाम दी है, कौन सा ईयर है, कौन सा रोल नंबर था उसमें, फिर आप इंटरव्यू में फिर हुए ये थे भी नहीं हुए थे। भरना चाहिए वैसे, जैसे आपने आईएफएस के दिए तो उनको एक रहता है कि हाँ इतने इंटरव्यू दिए हैं, थोड़ा सा एक मतलब वही है कि वो नुकसान। जेन्युइन जो भरे हैं, जो अपन ने हाँ एग्ज़ाम दिए तो भर दो, उसमें कोई इश्यू मेरे हिसाब से है नहीं। बिल्कुल। और वही कि आप अपॉइंट हुए हो नहीं हुए हो, ज्वाइन किया है नहीं किया है, और ये फिर अगला एग्ज़ाम वापस यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो फिर वही दूसरा एग्ज़ाम अपन ने जो जो दिए हैं वो सब यूपीएससी वाले अपन को लिखना है। यहाँ लास्ट पे आ में, जाएगा अपना फोटो एंड सिग्नेचर वाली पार्ट जो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा इसमें फिर आगे जैसे एक इम्पोर्टेंट है जो सोशियो इकोनॉमिक वाला फॉर्म इसमें भरवाया जाता है ना, तो वो तो यूपीसी के पास नहीं जाता, वो डीओपीटी के पास जाता है। आपसे बहुत सारी जानकारी लेंगे कि आपकी पढ़ाई किस माध्यम में हुई है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, या कोचिंग ली नहीं ली, तो वो यूपीसी के पास नहीं जाता, वो डीओपीटी के पास एक डेटा कलेक्शन के लिए जाता है। तो जो चीज़ें हैं वो ईमानदारी से बढ़। तो अपना अब ये बचा है यहाँ पे अपन को फोटो और अपना सिग्नेचर है वो लगाना है, तो वो वाली चीज़ देख लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये देख लो कि इसकी साइज़ 20 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। फाइल का फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, और यदि ये नहीं हो तो आप गूगल की हेल्प लेके ऑनलाइन इसको कन्वर्ट कर सकते हो। फाइल नेम फ़ोटो ही होना चाहिए, और 75% मतलब 3/4 पार्ट है फ़ोटो का, उसमें फ़ोटो होनी चाहिए आराम से, और फेस लुकिंग एट कैमरा पे होना चाहिए। तो अपन अब कर लेते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो गाइडलाइन में कि देखो फ़ोटो ये वाली चीज़ है ना, ये एक्सेप्टेबल रहेगी फ़ोटो। बाकी और टाइप की कैसी भी आपकी यदि फ़ोटो आती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है। इसके अलावा कैप्चर लाइव फ़ोटोग्राफी नई चीज़ आई है, तो ये भी अपन को करनी है। तो एक कैप्चर करना है, डिवाइस बटन
टू कैप्चर द योर फोटोग्राफ डायरेक्टली यूजिंग द कैमरा और क्लिक द कैप्चर फ्रॉम मोबाइल बटन। तो इसमें क्या करेंगे, कैप्चर फ्रॉम मोबाइल से करेंगे तो एक QR कोड आएगा अपने, फिर उसको अपने कैमरे से यदि स्कैन करेंगे तो अपने आप वो अपनी फ़ोटो चली जाएगी। दिस विल रीडायरेक्ट यू टू द सिक्योर लिंक वेर यू कैन कैप्चर एंड अपलोड योर फोटोग्राफ यूजिंग योर मोबाइल डिवाइस। तो मोबाइल से भी अपन फ़ोटो क्लिक करके कैप्चर फ्रॉम मोबाइल करेंगे, फिर QR कोड आएगा और उससे ये लिंक आ जाएगा। इफ़ यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड योर लाइव फोटोग्राफ, क्लिक ऑन व्यू फोटो टू सी द अपलोडेड फोटो कि सही आई है नहीं आई है, वो चीज़ अपन देख लेंगे यहाँ से व्यू फोटो से। फिर अपन को ट्रिपल सिग्नेचर है वो अपलोड करने हैं, तो इसमें भी सिग्नेचर की साइज़ है 20 KB से 200 KB। इसका भी फॉर्मेट JPG होना चाहिए और फाइल नेम सिग्नेचर ही होना चाहिए, अदरवाइज़ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाकी ये वाली चीज़ आप देख लेना कितने पिक्सल होने चाहिए। और 3 आइडेंटिकल सिग्नेचर साइन करने हैं, ब्लैक इंक ऑन वाइट अनरूल्ड पेपर इन 1 वर्टिकल कॉलम। यदि आपको देखना है तो देख सकते हो यहाँ से। तो इस टाइप से 1 2 3 ऐसे साइन अपन को करने हैं। और गाइडलाइन यदि आपको देखनी है तो गाइडलाइन भी आप देख सकते हो, और उसके बाद में अपन सेव एंड सबमिट है वो कर देंगे। सबको भर दिया है तो वही कैप्चर फ्रॉम मोबाइल है, तो उसमें तो वही कैमरा आएगा, कैमरे के बाद में QR स्कैनर से अपन स्कैन करेंगे, तो वहाँ पे भी एक बार लॉगिन करना पड़ेगा अपन को, और वहाँ पे अपन अपनी फ़ोटो करेंगे। फिर यहाँ व्यू फ़ोटो करके देख लेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि अपनी अपलोड हो गई है या नहीं हुई है। तो इसके बाद में अपन ये तीनों चीज़ें कर लेंगे तो सेव एंड सबमिट करेंगे। फिर तो ये हो गया कि डियर कैंडिडेट, तुम सक्सेसफुली आपने ये जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है ये कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आप जीपी नोटिफाइड एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो यदि एलिजिबल हो तो आगे का स्टेप क्या रहेगा, एग्जामिनेशन और फिर अप्लाई एग्ज़ाम जिसमें भी आप करना चाहते हो। यदि इसको मॉडिफाइड अपडेट एनी डिटेल इन योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म तो वो केयरफुली कर लो एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन लगाने से पहले। चलो जी अगले चलते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप आ गया है। तो अभी तो सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2026 ही ओपन है, यही इसके लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो इसको अप्लाई करते हैं। तो यह आ गया कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी ये डिटेल आ गई। तो अब अपन को एक एक जो डिटेल है उसको व्यू करना पड़ेगा, और उसके बाद में अपन को ये अनलॉक हो जाएगा अपना। और एक एक को व्यू करने के बाद में ही यदि इसमें एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। तो इन सबको देखने के बाद इसको अपन लॉक कर देंगे। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 कर रहे हैं, जैसे कि कैंडिडेट की आइडेंटिटी है, मेट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल है, जैसे इसको व्यू करो। फिर इसको व्यू करके जैसे ये व्यू हो गया, फिर इसको क्लोज कर दो तो ये देखो ये व्यूड आ गया। तो इस तरीके से सभी को अपन को करना है, और उसके बाद में अपन को इसको लॉक कर देना है। तो इस तरीके से सभी चीज़ें व्यूड हमने कर दी है। तो देखो टिक आ गया इसके इनके ऊपर। तो अब इसके बाद में यही है कि यहाँ पे अपन टिक लगाएंगे। यदि इसको आप देखना है तो एक बार अपन वापस भी देख सकते हैं, और इसके बाद में अपन इसको लॉक करते हैं। तो आर यू श्योर यू वांट टू लॉक योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म? वंस यू लॉक योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, एनी चेंज मेड टू योर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूजिंग वन टाइम URN एडिट विल नॉट अपीयर इन दिस फॉर्म, नहीं दिखेगा। तो इसको अग्री एंड प्रोसीड करो। डू यू वांट टू लॉक योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर वापस पूछ रहा है कि लॉक करें नहीं करें, इसलिए इसको सावधानी से करो। चलो जी, तो ये हो गया कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली लॉक भी हो चुका है, और अब अपन किसी भी एग्ज़ाम जैसे 2026 वाला एग्ज़ाम है तो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलो जी, इतना काम हो गया अपना। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, फिर प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए जो भी डिटेल मांगेगा सेंटर वगैरह, फिर ये वाली चीज़, फिर पेमेंट, और फिर इसका प्रीव्यू आ जाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अब इसमें यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है एजुकेशन में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कौन सी है कि आप अपीयरिंग हो, जैसे अपीयरिंग या अपीयर्ड ए डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो उसमें तो एक बार इसमें देखते हैं, देखिए इसमें क्या मांग रहा है। यदि ये अपन कर देंगे ना कि हम पास हो चुके हैं तो ये वाली डिटेल अपन को भरनी पड़ेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि सर हम तो अपीयरिंग ही है, लास्ट ईयर में है तो भर सकते हैं, नहीं भर सकते, तो उनके लिए ये आ गया अपीयरिंग या अपीयर्ड ए डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो उसमें आई थिंक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ मांग नहीं रहा है, एक सेकेंड। तो उसमें वो ज़्यादा डिटेल कुछ मांग नहीं रहा है, जबकि यदि अपन उसमें बस अपन को डिग्री भरना है, कौन सी डिग्री है और किस एग्ज़ाम के लिए अपन कंसिडर करना है। जबकि जिनका ऑलरेडी पास हो गए तो उनके लिए ये करेंगे, फिर ये सब चीज़ें अपन को भरनी पड़ेगी कि डिग्री है, डिग्री कौन सी है, तो ग्रेजुएट कौन सी
स्ट्रीम में हो तो वो सब अपन लिख सकते हैं। यदि इनमें से कोई नहीं है तो अपन अदर फिल कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, तो हमें अपनी डिग्री वाला सर्टिफिकेट बाहर निकाल लो, उसमें देख लो कि डिग्री कब इश्यू की गई है, उस पर डेट लिखी हुई है। यहाँ पे अपन को उसका इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर है वो लिखना है। इसके बाद में कितने परसेंटेज या कितने CGPA आए हैं वो लिख देंगे अपन। अब अपन देख लेंगे कि CGPA लिखना है तो ये टिक कर दो, अदरवाइज परसेंटेज है आपके तो परसेंटेज कर दो। कौन से डिवीज़न से पास हुए हो वो लिख दो। यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, तो इनमें से यदि आपकी कोई यूनिवर्सिटी है तो वो लिख सकते हो। और एक सेकेंड, यदि इनमें से नहीं है तो अदर भी कर सकते हो। इसके बाद में यूनिवर्सिटी का नेम है वो लिखना है। फिर डिजाइनेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी कौन है डिग्री की, जैसे रजिस्ट्रार जनरल है तो वो लिख देंगे। फिर पूरा एड्रेस लिख देंगे कि जो अथॉरिटी ऑफ डिग्री है उसका। फिर यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका नाम ये होना चाहिए, और इसका जो साइज़ है वो 50 KB से 300 KB का होगा, तभी ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये अपलोड करेंगे। इसके बाद में किसी के पास फॉरेन डिग्री है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो, और फिर आगे अपन नेक्स्ट एंड रिव्यू कर लेंगे। तो ये सब डिटेल भर दिए अपन ने, यहाँ पे रीड कर लिया कि आपने रूल, तो इसमें भी यस कर देंगे। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीट करते होगा तो ये भी अपन यस कर देंगे, और ये सब अपन भर देंगे। अब इसमें नेक्स्ट एंड रिव्यू कर देते हैं। तो अब ये रिव्यू वाले आएगी तो इसको रिव्यू कर देंगे, नेक्स्ट एंड सबमिट कर देंगे, यस। तो ये हो गया सक्सेसफुल। अब इसको ओके किया तो ये वाला काम भी हो गया। अब अपन को भरना है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, तो उससे रिलेटेड कुछ डिटेल। तो इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें तो आराम से ऑटो फिंच हो जाएगी फ्रॉम कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म से। बाकी अपन रिव्यू इसको कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो 2 में यदि कोई चेंज करना है तो इसको पहले अपन को अनलॉक करना पड़ेगा। यदि कोई करेक्शन अपडेट है तो वो आप एडिट कर सकते हो। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंड रिव्यू करते हैं। यहाँ पे अपन को लिखना है कि कितने अटेम्प्ट अपने दे दिए, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन सिविल सर्विसेज हेल्ड इन अर्लियर ईयर, मतलब पहले कितने अपने अटेम्प्ट हो सकें तो वो लिख दोगे। यदि 2 अटेम्प्ट हुए तो 2, 4 हुए तो 4। अब इसको नेक्स्ट एंड सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ पे यस, योर प्रिलिमिनरी एग्जाम डिटेल फॉर सिविल सर्विसेज हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आगे आया है। अब इसमें अपन को ये भरना है कि कौन सी लैंग्वेज मीडियम अपन को रखनी है। पहले से 5 पेपर के लिए हिंदी रखनी है तो हिंदी कर देंगे, मतलब इसमें वही ऐसे और जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 की लैंग्वेज। ऑप्शनल कौन सा है आपका तो ये ध्यान से भरना आप, इसमें गड़बड़ मत करना, इसमें भी गड़बड़ मत करना। जैसे कि एक बार रैंक 1 है, उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश की जगह हिंदी भर दिया था, तो वो आपको गलती नहीं करनी है। फिर यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शनल है वो भी आपको ध्यान से भरना है, और आई थिंक आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि कौन सा आप लेने वाले हो। यहाँ पे अपन को ऑप्शनल की भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, इनकी मतलब GS की और इनकी लैंग्वेज अलग अलग भी रख सकते हैं। तो ऑप्शनल की लैंग्वेज आप रख देना इसमें, जैसे हिंदी साहित्य है तो इसमें तो हिंदी आएगी। फिर अपन को देखना है कि यदि आप इनसे बिलोंग करते हो क्या, तो इनसे बिलोंग नो कर दो, यदि बिलोंग करते हो तो यस कर दो। फिर अपन को एक पेपर होता है उसके लिए लैंग्वेज वाला, तो उसमें अपन को चूज करना पड़ेगा कौन सी लैंग्वेज। तो इसमें हिंदी या कोई और में आप कंफर्टेबल हो तो वो कर लेना, लेकिन ध्यान से भरना क्योंकि इसमें भी कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आपको ईजी लग रहा हो वो आप चूज कर लेना। लैंग्वेज मीडियम फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट, ये भी सावधानी से भर लेना। बहुत सारे इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल रहते नहीं है, फिर भी इंग्लिश भर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सावधानी से भरना है क्योंकि इसको चेंज एडिट करने का मौका आपको बाद में नहीं मिलेगा। और स्पेशली इस बार भी कुछ स्टूडेंट का ऐसा था कि उन्होंने पहले जैसे हिंदी भर दिया था और बाद में उनको लग रहा था कि उन्हें इंग्लिश करना चाहिए या वाइस वर्सा। तो ये चीज़ आपको सावधानी से भरनी है। तो यहाँ पे जो भी हिंदी इंग्लिश आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो इंटरव्यू देने में वो भर दो। अब यहाँ पे आपको सेंटर चूज करना है, सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए, मेन एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आप कोई सा भी भर सकते हो, जो भी आपको भरना हो, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, और जल्दी से भर दो। यदि आप जिसको भी चूज करना चाहते हो तो उसको जल्दी से भर दो, क्या पता वो पहले ही भर जाए फिर आपको दूसरा सेंटर लेना पड़े। स्पेशली जो दिल्ली है उसके लिए अप्लाई होता है ये। तो
कौन कौन से हैं देखें। फिर अपन को अब यहाँ पे सर्विस प्रेफरेंस भरनी है। तो सर्विस प्रेफरेंस हमें सावधानी से भरनी है। इसमें आप आराम से पढ़ सकते हो थोड़ा सा कि सर्विस जो आप नहीं भरना चाहते हो तो नॉट ऑप्टेड लिख सकते हो उसमें। और बाकी की चीज़ें ये थोड़ी सी सावधानी से भरना। इट इज़ क्लैरिफाई दैट बिलो ऑर्डर ऑफ सर्विस डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन आई ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए सब बराबर है। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज़ देयर ऑन डिस्क्रिप्शन वेल इंडिकेटिंग, अपने हिसाब से प्रेफरेंस भरनी है जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, जिस भी प्रोफाइल या डोमेन आपको अच्छा लगता है तो उसके हिसाब से आपको सर्विस भरना है। तो हम आपको एक जनरल सर्विस का प्रेफरेंस बता देंगे जो ज़्यादातर लोग भरते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। बाकी यदि आपको दूसरी सर्विस जो भी आपको सही लगती है तो आप अपने हिसाब से भरना, क्योंकि ज़िंदगी आपको जीनी है, वो सर्विस के साथ आपको जीना है। तो ये वाली चीज़ है। लेकिन हम बस एक जनरल बता देंगे कि जनरली लोग कौन सी सर्विस को ऊपर भरते हैं, कौन सी को नीचे भरते हैं। तो वो एक जनरल गाइडेंस हम दे सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से करना इंटरेस्ट के हिसाब से। तो हैव यू रीड और अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट परमिसेबल टू कैंडिडेट इज रेस्ट्रिक्टेड एज पर दिस रेस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम नोटिफिकेशन। नया वाला नोटिफिकेशन आया है तो वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन आए हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है उनके लिए कि वो एक बार और एग्ज़ाम दे सकते हैं ओनली। तो इसलिए ये नई चीज़ आई है। तो अब इसमें अपन यहाँ पे कर देंगे कि हमने ये रूल है वो पढ़ लिए हैं, तो इसमें अपन यस कर देंगे। चलो जी यस कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास सर्विस और इनका नाम है, तो आप पहले इनको आराम से ध्यान से पढ़ लो और जो भी आपको सूटेबल लगती है आपको अपने हिसाब से भरना है, आपको अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है। 23 सर्विसेज है, 23 को आपको भरना है। तो 1 बाई 1 अपन यहाँ पे इसमें, और यदि जिसको आप ऑप्ट नहीं करना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। तो जनरली सबसे ऊपर IAS को ही भरते हैं, तो नॉट ऑप्टेड नहीं, प्रेफरेंस फर्स्ट हो जाएगी है। फिर जनरली यही रहता है कि जिनको फॉरेन सर्विस अच्छी लगती है तो वो फॉरेन सर्विस सेकंड भर सकते हैं। जिनको यदि वो नहीं भरनी है तो पुलिस सर्विस भर सकते हो। फिर वही है कि देखो फॉरेन सर्विस है, अब 3 पे अपन को भर देनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि फॉरेन सर्विस है, जिनको फॉरेन जाना ही नहीं होता है वो 3 पे भर देते हैं और फिर उनको ये मिल भी जाती है, जबकि वो चाहते हैं कि उसकी जगह उनको यदि IRS मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि मेरा भी एक ऐसे दोस्त था तो उनको भी रिजल्ट में उनकी अच्छी रैंक थी, तो उनका फॉरेन सर्विस 3 पे भरी हुई थी। तो अब उनको डर था कि कहीं फॉरेन सर्विस उनको नहीं मिल जाए। उनको लग रहा था कि मेरे को IRS मिल जाएगा तो वो ठीक है, और IRS फिर मिल भी गया। तो आप अपने हिसाब से भरना, थोड़ा सा सावधानी से भरना, ज़्यादा रिस्क लेना मत, पता नहीं रैंक कौन सी आए कौन सी नहीं आए। तो फिर IRS में भरना है, तो IRS में जनरली IRS कस्टम को जनरली ऊपर भरते हैं आजकल, फिर IRS RT को, फिर आप इसको भर सकते हो फॉरेन सर्विस को। और यदि आपको फॉरेन सर्विस अच्छी लगती है तो आप 2 नंबर पे भी भर सकते हो, 3 पे भी भर सकते हो और 1 पे भी भर सकते हो यदि ज़्यादा ही आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में। तो ये होगी 5 तक। तो 5 तक तो जनरली यही रहता है। उसके बाद में इसके बाद में IAAS सर्विस है, वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, उसको अगली प्रेफरेंस आप भर सकते हो। अब 7वें नंबर पे आप रेलवे भी भर सकते हो। और यदि आपको लगता है कि आपको दिल्ली में रहना है तो आप डानिप्स और डानिक्स भी भर सकते हो। तो वहाँ पे अब थोड़ी सी आपकी प्रेफरेंस आती है कि आप क्या चाहते हो। तो यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की या पब्लिक डीलिंग वाली जॉब चाहते हो, दिल्ली के आसपास एरिया में रहना चाहते हो, तो फिर ये वाली सर्विस आप भर सकते हो, डानिक्स ग्रुप बी की। लेकिन इनकी यही वो है कि ये ग्रुप बी की है, बाकी जो सर्विस है वो ग्रुप ए की है, तो आप अपने हिसाब से भर लेना। तो जनरली इसमें वही रहता है कि इसमें कौन सा डोमेन है, क्या आगे कैरियर के प्रोस्पेक्ट है, कैसे प्रमोशन होता है, तो उसके हिसाब से जनरली ये प्रेफरेंस है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से रेलवे यदि आप भरना चाहते हो तो रेलवे सर्विस भी काफ़ी बढ़िया है। तो यदि 6 नंबर पे यदि अपन ये भर रहे हैं तो 7 नंबर पे अपन इनमें से भर सकते हैं, रेलवे वाली में से। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ये भी 3 हो गई। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ये पर्सनल हो गई। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट हो गई। ये तीनों ही ग्रुप एक ही सर्विस। तो रेलवे वाली में देखते हैं, रेलवे वाली में अब 3 अलग अलग कर दिए। तो जनरली जो ट्रैफिक वाली है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो वाली भर दो आप। फिर पर्सनल उसके बाद में अकाउंट भर सकते हो। तो यहाँ तक आपके 9 तक अपन ने भर दी है। इसके बाद में आप डानिप्स इनको देख सकते हो, ये भी काफ़ी बढ़िया सर्विस है। यदि पब्लिक डीलिंग, पब्लिक इंटरेक्शन की बात करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करते हो, तो इनको भी आप भर सकते हो। तो
लेकिन ये ग्रुप बी की है, ये एक अलग बात है। लेकिन ग्रुप ए वाली को वापस अटेम्प्ट नहीं दे सकते, जैसे एक अटेम्प्ट ही दे सकते हैं, जबकि ग्रुप बी में आई थिंक ऐसा नहीं है। तो ये 11 हो गई। उसके बाद में भर सकते हैं, एक सेकंड में देख के बता देता हूँ जो मैंने भरा हो। फिर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस भर सकते हैं। कहाँ पे है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, ये भर सकते हैं। फिर उसके बाद में इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है, वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो उसको भी भर सकते हो। इनको ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। इसके अलावा फिर सिविल अकाउंट सर्विस भर सकते हो। ये यहाँ पे सिविल अकाउंट्स है, तो सिविल अकाउंट्स भर सकते हो। उसके बाद में आप भर सकते हो पोस्टल सर्विस। पोस्टल के बाद में अपन भर सकते हैं पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन वाली। फिर अपन भर सकते हैं कॉरपोरेट लॉ सर्विस। फिर कॉरपोरेट लॉ सर्विस के बाद में अपन भर सकते हैं इंफॉर्मेशन सर्विस। इंफॉर्मेशन सर्विस के बाद में अपन भर सकते हैं ट्रेड सर्विस। ट्रेड सर्विस के बाद में अपन भर सकते हैं रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। रेलवे, एक सेकंड, उसके बाद में रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस अपन भर सकते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस के बाद में आर्म्स हेडक्वार्टर, ये वाली सर्विस है, ये भी ग्रुप बी की है, तो इसको अपन भर सकते हैं। और उसके लास्ट में ये बच गई, तो ये दोनों लास्ट में अपन भर देंगे। तो ये एक जनरल प्रेफरेंस है। यदि आपको और चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे भर सकते हो। अब आप ये मत पूछना कि सर ये वाली आपने इधर क्यों भरी उधर क्यों भरी, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भरना, क्योंकि आप क्या पता आपको कौन सी रैंक आए, कौन सी आपको सर्विस मिले, तो उस हिसाब से भरना। थोड़ा और आप किसी को पूछ लेना यदि कोई जानकार हो तो। लेकिन वही है कि वो पर्सनल कॉल है, वो दूसरा बताएगा, वो अपने हिसाब से बताएगा उसको क्या सही लग रही है, उसको क्या गलत लग रही है, तो आपको बाद में अफसोस नहीं हो। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से भरना। जनरल प्रेफरेंस यही रहती है थोड़ा सा कैरियर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से या इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जनरली जो देखा है, हो सकता है एक दो सर्विस को आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये वाली अपनी प्रेफरेंस हो गई है। लेकिन ये ऊपर वाली प्रेफरेंस जनरली यही होता है कि आईएएस रहता है, फिर जिनको फॉरेन सर्विस में जाना होता है उसको सेकंड कर देते हैं या थर्ड कर देते हैं, फिर आईपीएस। लेकिन जिसको फॉरेन सर्विस जाना ही नहीं होता है तो फिर उसको 5 पे कर दें, वही ज़्यादा बेटर है। क्या पता फिर वो मिल जाए, फिर बाद में वो परेशान होए, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा सेफ ही खेलो इसमें, क्योंकि और तो इस तरीके से अपन ये वाली चीज़ें अपन ने कर ली है। तो नेक्स्ट एंड रिव्यू करते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई, तो अब आगे क्या भरना है, ये चीज़ आ गई जो अपन ने डिटेल भरी थी, वो वाली चीज़ आ गई है। तो इसको वही है लॉक एंड सबमिट कर दो। तो वही है सर्विस, आप बड़ी ध्यान से भरना ताकि बाद में अपन को नहीं पछताना पड़े। फिर ये है सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि ये यूपीएससी के पास नहीं जाएगी, ये डीओपीटी अपनी रिसर्च के लिए इसको यूज करती है, तो आप अपने हिसाब से जनरली भर दो। इसमें कुछ बताने जैसा कुछ है नहीं, आपको जैसा पूछा गया है तो उनके जवाब देते जाओ। तो ये बैकग्राउंड पूछा गया है, फिर यहाँ पे एजुकेशन पर्टिकुलर पूछा गया है, फिर यहाँ पे कि एकेडमिक डिसिप्लिन आपका कौन सा रहा है, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस, सिलेक्शन इन प्रीवियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। फिर यहाँ पे आपको भरना है कि सेलेक्ट द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड इंटर नंबर ऑफ टाइम फाइनली क्वालिफाइड बाय यू। फिर ये वाला देखो, रीज़न फॉर प्रेफरिंग सिविल सर्विसेज, आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो, तो आपको 2 प्रायोरिटी भरनी है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेना कौन सी प्रायोरिटी यूपीएससी बेटर पे है, वो भर सकते हो। बेटर सर्विस कंडीशन एंड एडवांसमेंट इन कैरियर भर सकते हो। प्रेस्टीज और सोशल स्टेटस भर सकते हो। पावर अथॉरिटी और लीडरशिप अपॉर्चुनिटी भर सकते हो। जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सिक्योरिटी, डाइवर्सिटी एंड चैलेंज, पब्लिक सर्विस एंड यूटिलिटी टू सोसाइटी और एनी अदर रीजन। तो वही है, यूपीएससी के इंटरव्यू में भी यही पूछते हैं कि आप ये सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो। तो कुछ रीज़न आपको देखो यहीं से भी बताए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से भर लेना कि आप क्यों आना चाहते हो। हालांकि ये वाली चीज़ है वो यूपीएससी के पास नहीं जाएगी,
तो आप अपने हिसाब से बता सकते हो ताकि उनको पता चले कि जो स्टूडेंट है वो क्यों आना चाहते हैं। तो वही है, जिनको पावर अथॉरिटी के लिए आ रहे हैं तो वो भी कर सकते हो। सोशल स्टेटस तो आप अपने हिसाब से भर सकते हो, जैसे डाइवर्सिटी एंड चैलेंज है। इसके अलावा आप जॉब सेटिस्फेक्शन भर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से भर देना ये वाली चीज़। यहाँ पे अपने बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट और गार्जियंस है वो अपन को भरना है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपको मिली है, इसके बारे में कहाँ से पता चला है, रील्स से पता चला है तो देखते हैं कि रील्स का ऑप्शन है क्या इसमें। तो इसमें अपन वही लिख सकते हैं, अदर में लिख सकते हैं। इसमें हो सकता है कुछ को रील्स से पता चला हो सिविल सर्विसेज के बारे में। फिर वही नंबर ऑफ अटेम्प्ट इधर कितने हुए हैं, कितने में आप मेंस में अपीयर हुए वो, ये सब चीज़ें। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था, कोई यदि आप सजेशन देना चाहते हो तो वही है कि हर कोई वैसे तो सजेशन देता रहता है, तो यहाँ पे आप यूपीएससी को सजेस्ट कर सकते हो कि यूपीएससी में क्या रिफॉर्म होने चाहिए। हालांकि वो करेंगे तो अपने हिसाब से ही, लेकिन आप लिख कर सकते हो, आपको मौका दिया जा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में नेक्स्ट एंड रिव्यू कर देना है। चलो जी, तो अब अपन प्री का सेंटर भरते हैं। मेंस का सेंटर अपन ने भर दिया है। तो यही है कि देखो, अलॉटमेंट फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे मिलने वाला है। रेड कलर मार्क एग्जामिनेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो भर चुके हैं, तो जल्दी से भर दो यदि आप अपना डिज़ायरेबल सेंटर लेना चाहते हो, जैसे दिल्ली वगैरह, क्योंकि दिल्ली जल्दी भर जाता है। तो पॉलिसी डिस्क्लोजर है, तो ये वाली एक नई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, अच्छी है कि जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं तो उनका डिस्क्लोजर डाटा किया जाएगा, तो उससे उनको सर्विस मिल सकती है प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म से। तो बहुत सारों को इससे मिली है, तो आप यहाँ पे डिस्क्लोजर कर सकते हो ताकि फ्यूचर में यदि बाई चांस रिकमेंड नहीं होते हो तो ये प्रतिभा सेतु के थ्रू भी जॉब मिल सके। मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी इसके थ्रू जॉब मिली है। तो डू यू वांट अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ डीओपीटी, ये वाला, तो इसमें यस कर देना, और जो नहीं करना चाहते हैं तो वो नो कर देना। फिर डिक्लेरेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026, फिर इसको नेक्स्ट एंड रिव्यू करते हैं। प्लीज़ प्रॉपर डाटा, कौन से वाले में डाटा नहीं भरा अपन ने, सेलेक्ट, अच्छा सेलेक्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर, ये भरा ही नहीं अपन ने, तो ये वाला भर देते हैं। जो भी आपको सही लगे वो भर देना। फिर इसको नेक्स्ट एंड रिव्यू करते हैं। देखें, अच्छा इसका वो रिव्यू वाला आया है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट एंड सबमिट। डू यू विश टू कंफर्म द सबमिशन ऑफ योर सेलेक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर, तो ये सही से भरना है क्योंकि ये चेंज करने का ऑप्शन अपन को मिलेगा नहीं, तो यहाँ ध्यान से भरना। तो आई रीड द डिक्लेरेशन, तो चलो ये वाला अपना सबमिट हो चुका है। अब अपना पेमेंट वाला है, तो अपन पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। तो पे फीस, तो आप यूपीआई से करना चाहते हो तो आराम से यूपीआई से कर देना। फिर इसमें आपका क्यूआर कोड आ जाएगा, ये क्यूआर कोड आ गया, तो अपना जो फ़ोनपे या जिससे भी आप खोल के इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो 100 रुपये की फ़ीस है, और वो आपकी जमा हो जाएगी। और वो देख लेना कि किन के लिए फ़ीस लग रही है, किन के लिए फ़ीस 0 है, और इस हिसाब से आप ट्रांजेक्शन करोगे तो ये वाला आपका स्टेप भी हो जाएगा। और इसके बाद में तो अपन को सबमिट वाला आएगा, तो एक बार आप पहले उसका जो उसका एक कॉपी आएगी तो उसको आप ध्यान से देख लेना, प्रीव्यू बोलेंगे उसको, तो पूरे फॉर्म को एक एक चीज़ आप ध्यान से देख लेना, और उसके बाद में कैप्चा भर के आप उसको सबमिट कर देना। तो इस तरीके से आपका ये जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। तो ये तो होगी फॉर्म की प्रोसेस। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि जो ओबीसी SC ST के लिए जो सर्टिफिकेट होते हैं तो उनका जो फॉर्मेट है वो यूपीएससी की साइट पे भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि यदि नाम चेंज, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर नाम की प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आपका सैम्पल एफिडेविट फॉर नेम है, वो देख सकते हो आप कि ये इंडियन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है। तो यहाँ पे आप अपना लिख सकते हो, पहले क्या नाम था, बाद में क्या नाम है, किस तरीके से आप करना चाहते हो, और यहाँ पे आप सिग्नेचर करवा सकते हो। तो ये वाला तो हो गया जिनका थोड़े नाम में प्रॉब्लम है, तो ये वाला एफिडेविट आप लगवा सकते हो। अब ओबीसी का देख सकते हो, ये ओबीसी के रिगार्डिंग, ये तो क्लैरिफिकेशन है क्रीमी लेयर के रिगार्डिंग। तो ये ईडब्ल्यूएस का परफॉर्मा है, देखें ईडब्ल्यूएस का ओपन करते हैं, देखें तो ये ईडब्ल्यूएस का परफॉर्मा है कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये आपको
SDM लेवल पे साइन होता है, तो वो साइन करवा के और ये वाली आपकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो आराम से। और अपने पास में यदि आपका कोई ई मित्र है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस वाले को बनाने में कि किन किन के साइन करवाने होते हैं, पटवारी के या टीचर लेक्चरर्स के, तो वो सब, सरपंच के, तो वो सब हो जाएंगे। और उसके बाद में ई मित्र से आपका ये हो जाएगा, तो ये जल्दी से कर लो, क्या पता उसमें डिले हो जाए तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, तो जल्दी से इसको बनवा लो। ईडब्ल्यूएस वाले में वो कंफ्यूजन है ना कि कुछ स्टेट का सेम है, कुछ का अलग अलग है। और ईडब्ल्यूएस में ऐसा रहता है कि कुछ में थोड़ा सा इश्यू रहता है कि सेंटर का बनाएं, स्टेट का बनाएं, तो कुछ स्टेट में तो अलग अलग रहता है, सेंटर का अलग रहता है, स्टेट का अलग रहता है। और कुछ स्टेट में ऐसा है कि दोनों में सेम ही रहता है, जैसे बिहार है तो उसमें मेरे हिसाब से कि दोनों का सेम ही रहता है, सेंटर और स्टेट का। बाकी और कंफर्म कर लेना कि इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है ज़्यादा। बाकी थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं रहना है इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट है उनकी रैंक आ जाती है, लेकिन वही है कि इस सर्टिफिकेट की वजह से उनको सर्विस नहीं मिल पाती है। जैसे कुछ मेरे दोस्त है तो उनके भी कुछ इश्यू हो गया था, तो वही है कि ये करंट वाला बनाना है, पीछे वाला इसमें नहीं चलेगा अपना। बाकी डिसेबिलिटी का है तो डिसेबिलिटी का भी आप देख सकते हो, ये वाला फॉर्म है, तो ये सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। ये SC ST के लिए है, तो ये SC ST के लिए ये वाला है, तो ये वाला कि आप ये वाला जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में ही जनरली होना चाहिए। तो ये UPSC की साइट पे ही दिया हुआ है, मैं कोई अलग से आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये है OBC के लिए, तो ये OBC के लिए हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो UPSC हमारे को एक सहूलियत प्रोवाइड करती है कि यहाँ पे आप अपने FAQ है वो लिख सकते हो, कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे कि OBC से रिलेटेड है तो OBC का डाल दो। तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो कैंडिडेट फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट, यदि SC ST है तो वो आप देख सकते हो, EWS हो तो वो देख सकते हो, PWD है या नेम चेंज है, तो हर चीज़ की UPSC अपनी हेल्प करती है। जैसे मैं इसको खोलूँ तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इसमें पूरे प्रोविज़न है, जो भी चीज़ें हैं कि कौन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, तो सबके बारे में यहाँ पे आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, आपके दिमाग में डाउट आते हैं, तो यहाँ ये वाला रीड कर लेना ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। कोई सा भी डाउट आपके नहीं रहना चाहिए। और OBC है या OBC का जो सर्टिफिकेट है EWS का है तो नया बना लेना, और उसको बनाते टाइम जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लगता है, तो वो वहाँ पे ऐसे अलग से जब OBC बनवाएंगे तो इनकम वाला अपन को फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उससे इनकम वाला भी बन जाएगा और फिर OBC का भी बन जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो ई मित्र है, वहाँ से आप हेल्प ले लो, ये FAQ है, यहाँ से आप हेल्प ले लो। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट टीम है तो उनके भी जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं आपको स्टडी विद DJ पे, तो उनसे भी यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि आपको फॉर्म भरने में कोई सी भी परेशानी नहीं आए। फिर भी परेशानी आती है तो आप कॉल कर लेना। इसके अलावा सर्टिफिकेट वाली चीज़ है तो वो ई मित्र वाले हैं, वो आपको पूरी प्रोसेस बता देंगे कि किस तरीके से किन किन से साइन करवाना है और किस तरीके से आपका सर्टिफिकेट बनेगा। तो इस तरीके से हमने हर चीज़ को कम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, सर्विस वाली को, स्पेशली सर्विस वाली चीज़ को। और जो डेप में वो चीज़ होती है हॉबी वाला सेक्शन, प्राइज़ वाला, तो वो भी हमने अच्छे से आपको बताया है, तो उनको थोड़ा सावधानी से भरना। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस सेशन को। और यदि आपको CSET में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो स्टडी विद DJ है, उस पर आप देख सकते हो। एक नया बैच, लाइव बैच है, वो स्टार्ट हो रहा है, और जिसको मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स एंड रीजनिंग, और धर्मेंद्र सर पढ़ाएंगे आपको कंप्रिहेंशन वाले टॉपिक। तो कोई क्लास आपकी मिस नहीं हो तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट CSET में फेल हो जाते हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। और CSET हर साल टफ होता ही जा रहा है। और यदि आपकी GS में प्रॉब्लम है तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग है उसको अच्छे से सीख सकते हो। उससे रिलेटेड यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, और धर्मेंद्र सर प्री मेंटरशिप चला रहे हैं तो उसको भी आप देख सकते हो। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं इस चीज़ को। आप सबका धन्यवाद। लेकिन ये फॉर्म बड़ी सावधानी से भरना, एक एक चीज़ को कंसल्ट करके भरना, सर्विस है वो भी आप अच्छे से भरना ताकि आपको बाद में अफसोस नहीं हो। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को इस एग्ज़ाम के लिए।